नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एनडीए बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, हालांकि तारीखों की घोषणा तो अभी हुई नहीं है, लेकिन आने वाले 5-6 महीनों में वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तारीखें जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, वहां पर एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच की राजनीति सतह पर आती दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि वो नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न घोषित करें, और अभी तक नहीं किया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार इस उम्मीद में अभी भी शायद हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से सीएम का उम्मीदवार घोषित करेगी, और इसको लेकर दोनों के बीच लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे तौर पर ये कहने लगे हैं, या उनके कहने का मतलब ये साफ दिखाई पड़ने लगा है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती भी है तो वो कम से कम मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और इधर एनडीए के एक और घटक दल यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वादा खिलाफी की। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों का वादा किया था, एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन केवल लोकसभा की 1 सीट दी गई, राज्यसभा की भी अभी तक कोई सीट नहीं दी गई है, और न ही विधानसभा चुनाव में उनको तवज्जो दी जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। 30-40 सीटों की मांग कर रहे हैं मांझी, लेकिन अभी सीट शेयरिंग का मुद्दा बिहार में बार बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हो, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जो सूत्रों से खबर मिल रही है, नीतीश कुमार की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि पहले मुख्य मुद्दा, जो मेन मुद्दा है, पहले उसको हल कर लीजिए। और मेन मुद्दा क्या है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करना कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेगा कौन। लेकिन अमलेंदु जी, अब जिस तरह से जीतन राम मांझी ने भी नया मोर्चा खोला है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि मांझी की पार्टी बहुत मजबूत भले ना हो, लेकिन मांझी के पास जो वोट है वो बहुत ही पुख्ता वोट है, और उसका जबरदस्त समर्थन मांझी के पास है। हाँ, देखिए, मांझी का ज़बरदस्त समर्थन है, अपनी कम्युनिटी का है ही, और दूसरी बात ये है कि उनकी कम्युनिटी जो है वो चिराग पासवान की कम्युनिटी से कम नहीं है, बराबर ही है। तो ये उनके पास है, इसलिए उनका दावा भी रहता है कि उनको भी उतनी ही तवज्जो मिले। हाँ, उतनी तवज्जो मिले। और दूसरा ये कि जब फोटो सेशन होता है तो अमित शाह एक तरफ तो नीतीश कुमार को खड़ा कर लेते हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान को खड़ा कर लेते हैं। जीतन राम मांझी उस फ्रेम में अमित शाह के अगल बगल नहीं होते हैं, तो ये भी एक उनका काजा नाज होने का विषय है। और जीतन राम मांझी साफ तौर पे कह चुके हैं कि उनको भी 40 सीटें लड़ने के लिए चाहिए। अब कल जो उन्होंने वक्तव्य दिया, हालांकि उनका जो वक्तव्य था वो डिलीट करवाया जा रहा है सोशल मीडिया पे तमाम जगहों से, जहाँ जहाँ वो थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, ये लोग बहुत धोखेबाज लोग हैं, इस तरीके के कुछ उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी बातें करते हुए आखिर में 1 सीट दी, और अभी भी पता नहीं कितनी सीट देंगे कितनी देंगे, अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। यानी अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, और इसको लेकर एनडीए में एक तरह से कहा जाए वो संघर्ष बढ़ रहा है। तो ये साफ तौर पर समझाता है कि एनडीए में बवाल जो है वो ज़्यादा है, और जीतन राम मांझी ने खुलकर इस तरह की बात कर दी है। तो एनडीए में बगावत जो है वो देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी खुलकर बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार अभी खुले नहीं है, नीतीश कुमार भी खुलेंगे जब समय आएगा। और लेकिन नीतीश कुमार ने जो हम लोगों ने चर्चा की थी सभी, वही इशारों में तो खुल गए हैं, पूरी तरह इशारों में खुल गए हैं, संकेत उन्होंने दे दिए। उन्होंने अपने पोस्टरों से मोदी जी को गायब कर दिया है, बाहर कर दिया अपने पोस्टरों से मोदी जी को, बीजेपी के तमाम नेताओं को। और एक और महत्वपूर्ण खबर है अमलेंदु जी, कल भीम संवाद कार्यक्रम हुआ था, और उसमें नीतीश कुमार ने 15 मिनट के करीब उन्होंने भाषण दिया, तमाम राजनीतिक मुद्दों की चर्चा की, लेकिन एक बार भी उन्होंने आरजेडी की चर्चा नहीं की, लालू यादव की कोई बुराई नहीं की, और न ही ये कहा कि एनडीए की दोबारा सरकार बनने जा रही है। हालांकि अब उनके भाषणों का क्या चीजें रही, लेकिन चुनाव के समय और जो भी भाषण दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारी बातें हर भाषण में दिखाई पड़ ही जाती हैं। लेकिन उस भाषण को, इसकी भी काफी चर्चा है बिहार में, वहां की नीतीश कुमार अब क्या स्टैंड ले रहे हैं।
धीरे धीरे। हाँ, नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेना है ये धीरे धीरे इस पर भी चर्चा हो रही है। और नीतीश कुमार एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि जो गलती कर बैठे हैं, और एक तरीके से कहा जाए वो गलती ये कर बैठे हैं कि अपनी पूरी की पूरी राजनीति उन्होंने जिस तरीके से दांव पर लगा दी बीजेपी के एजेंडा वक्फ कानून को, उसको लेकर अब नीतीश कुमार अब चिंतित नजर आ रहे हैं। बीजेपी को तो इसमें फायदा है कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार को वक्फ बिल पास करा के क्या मिला, ये जो है इस पर लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही। तो नीतीश कुमार भी अब कई तरीके से देखा जाए तो घिरे हुए हैं, और निश्चित तौर पे अब बिहार में चीज़ें दूसरी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इधर जो है वो बीजेपी की तरफ से कौन जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा बिहार में, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं। और एनडीए की कल जो है वो उसकी कांग्रेस और आरजेडी की कल एक बैठक दिल्ली में होनी है समीर जी, और उसमें बहुत सी चीज़ें तय होंगी कि क्या क्या एजेंडा होगा, सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी। और उसके बाद 17 तारीख को पूरे महागठबंधन की एक बैठक है जिसमें उनका एजेंडा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। जी बिल्कुल। और इधर एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगातार कोशिश हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह पटना भी गए, तब भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुद्दा नहीं हुआ। और जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि ये जो सीट शेयरिंग का मामला है ये सिर्फ इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि सीट शेयरिंग की जैसे ही बात होती है तो नीतीश कुमार का एक ही सवाल होता है कि पहले असली मुद्दे पर को हल कर लिया जाए। और असली मुद्दा यह है कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, कोई उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, अश्विनी चौबे का बयान हम लोगों ने आपको सुनवाया था। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को सीएम बता दिया कि अगले सीएम बिहार के वही होने वाले हैं। ये सारी चीजें वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त आक्रोश पैदा कर रही हैं। जेडीयू के तमाम नेताओं ने अश्विनी चौबे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, और उस पर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी को अगले सीएम के रूप में पेश कर दिया है उस पर भी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इसको लेकर बिहार की राजनीति भी जबरदस्त गर्मा गर्म दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव को सुनते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उस पर वो क्या कह रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, होना यही था। नीतीश कुमार को ये सब सारी चीजें क्यों नहीं पता लगी, हैरानी वाली बात तो यह है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने कहा क्या है बीजेपी नेताओं के जेडीयू को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आ रहे हैं उस पर। सम्राट के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा, उन्होंने नया सिंह सहनी ने कहा है, और सम्राट सीएम बनेंगे। अरे भाई, बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो इंडिया की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है, और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है तेजस्वी ने कि ये बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है, वो चीज़ दिखाई पड़ रही है। यानी कोई सम्राट चौधरी, अभी एक उम्मीदवार बीजेपी में आए हैं, अभी आने वाले दिनों में कई उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं अमलेंदु जी, वो तो एक बिल्कुल अलग ही बात है कि बीजेपी में ऐसा नहीं है कि केवल एक फ्रंट जेडीयू और बीजेपी के बीच ही मुख्यमंत्री को लेकर छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार उनकी पार्टी में कौन है। हाँ, वही है। और यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर जैसा कि विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल जी का सपना पूरा करना है, उस पर बीजेपी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है अटल जी का सपना पूरा करने के लिए कि अकेले बीजेपी की सरकार बने, तो उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और समीर जी, यही बात जो है, नीतीश कुमार जो अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो भाजपा के इसी अंदर द्वंद्व की वजह से बने हुए हैं, वरना भाजपा उन्हें कब का हटाकर फेंक देती है। चूंकि अगर अभी वो किसी को अपना मुख्यमंत्री बना देगी और नीतीश कुमार को हटा देगी तो उसके पत्ते खुल जाएंगे कि उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो बीजेपी चुनाव
चुनाव तो लड़ना चाहती है नीतीश के चेहरे पर, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अपना, वो निकलेगा पर्ची से। तो अब वो अभी से पर्ची खोलना नहीं चाहती, क्योंकि पर्ची खुल जाएगी तो चुनाव में नुकसान हो जाएगा। तो चुनाव लड़ लिया जाए नीतीश के चेहरे पर, जैसे कि एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ लिया गया चुनाव, और फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। तो यही बीजेपी करना चाहती है बिहार में कि चुनाव लड़ लिया जाए नीतीश के चेहरे पर, और बाद में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बना लिया जाए अपना। लेकिन इसमें भी वहाँ कई महाराष्ट्र में तो ये था कि वहाँ भी चीज़ें थी। अब वो बताया कि विनोद तावड़े जो पकड़े गए रुपया बांटते हुए, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस का हाथ था। इस तरीके भी सत्ता के गलियारे में चर्चा चली कि अपने रास्ते से हटाने के लिए किया गया। इसी तरीके से बिहार में भी चर्चाएं बहुत चल रही हैं कि वहाँ संजय झा चेहरा है, मतलब बीजेपी के अंदर जो है अगर देखा जाए तो कि वो राजीव प्रताप रूडी चेहरा है, कि रविशंकर प्रसाद चेहरा है, कि सम्राट चौधरी हैं, कि विजय कुमार सिन्हा हैं। कौन है आखिर चेहरा, इसको लेकर वहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। या कोई और ऊपर से आके जो है थोप दिया जाएगा, इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये अब पहले तो ये कि सरकार बनेगी नहीं बने, तो तेजस्वी ने एक तरीके से कहा जाए वो व्यंग किया है, बहुत तगड़ा व्यंग किया है कि भाई आप उनके यहाँ झगड़ा लगवाना क्यों चाहते हैं। अभी तो सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, चूंकि मुरैठा तो उन्होंने ही बांधा था नीतीश कुमार को हटाने का, तो मुरैठा तो खुल गया उनका, लेकिन वो मुरैठा खुलने का फायदा अभी तक नहीं हुआ है सम्राट चौधरी को। तो सम्राट चौधरी अगर उप मुख्यमंत्री हैं और दावेदारी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस बीच जो है वो अश्विनी चौबे और आर.के. सिंह ये नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। और अश्विनी चौबे ने तो जो है अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बनवा दिया कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं और मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करें। तो यानी जीतना और लड़ना आपको नीतीश कुमार के चेहरे पर है, लेकिन मुख्यमंत्री आपको अपना बनाना है। तो ये जो है, जो अगर आपको अपना मुख्यमंत्री बनाना है तो जो उनके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने तेजस्वी हमला बोला, और ये भी साफ कर दिया कि महागठबंधन की तरफ से चेहरा भी साफ हो जाएगा और सीटों का बंटवारा भी साफ हो जाएगा। ये भी तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया। इसका मतलब अमलेंदु जी बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, और बीजेपी खुद भी चाह रही है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के ही नाम पर लड़े, और ऐसा उसने संकेत भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो नीतीश कुमार बीजेपी से बार बार पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि चुनाव जीतने के बाद कौन। और इस सवाल है, इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश है। खामोश इसलिए है कि उसने बिल्कुल प्लानिंग बिहार की वैसी ही कर रखी है जैसी महाराष्ट्र में कर रखी थी, और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अलावा जो और भी फ्रंट खुलते दिखाई पड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन में, हम की तरफ से यानी जीतन राम मांझी ने जिस तरह से अब वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के नेताओं पर कि हमको ये 2 लोकसभा सीटें दी को कहा गया था, एक ही दी गई, यानी वादा खिलाफी का आरोप वो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और एक तरह से नीतीश कुमार को भी आगाह कर रहे हैं कि अगर वो कोई वादा करते भी हैं तो आपको कितना भरोसा करना है ये आप ध्यान में रखे रहिए। यानी अब महाराष्ट्र के बाद एक और उदाहरण जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के सामने रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सामने रख रहे हैं और सचेत कर रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, बाकी अन्य सहयोगियों को भी सचेत कर रहे हैं कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी और धोखा करेगी, ये जीतन राम मांझी का एक तरीके से कहना है। और आपको याद होगा समीर जी, जब उन्होंने अपनी वो दलित समागम किया था, जो रैली की थी, उसमें उन्होंने खुलकर जो थी बहुत सारी बातें कही थी। ये भी कहा था कि हम औकात बता देंगे, इस तरह की बातें भी जीतन राम मांझी ने कही थी। तो जीतन राम मांझी तो बीजेपी को औकात बताने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जीतन राम मांझी की ताकत भी कम नहीं है, मतलब चिराग पासवान से ताकत कम नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से चिराग पासवान पे हाथ रख रही है, और नीतीश और जीतन राम मांझी और जो पशुपतिनाथ पारस हैं और उपेंद्र कुशवाहा, इनको जो डिच करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक नया समीकरण वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है एनडीए में टूट हो जाए, और एनडीए जो जिस स्वरूप में आज दिखाई पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में, एनडीए उस स्वरूप में सामने ना हो, और वो एक तीसरा मोर्चा भी जो है वो भी मैदान में दिखाई पड़े, जिसमें नीतीश कुमार हो, चिराग जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस हो, ये एक नया मोर्चा बन जाए। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये आप अमलेंदु जी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस कार्यक्रम में ये बात कही थी कि सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उनकी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और यह भी सवाल, एक बड़ा सवाल है कि एनडीए गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग खेमा बनाने की कोशिश कर रही है।
हाँ, बिल्कुल एक अलग खेमा बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और एक तरह से कहा जाए कि वो एनडीए के अंदर एक और दूसरा जो है एक तरह से कहा जाए वो मोर्चा बनाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और हो सकता है कि बीजेपी खुद चाहती हो कि एनडीए जो है बिहार में टूट जाए, इस तरफ बढ़ रही हो, लेकिन वो उसकी मजबूरी है नीतीश के साथ रखना, तो कोशिश ये करेगी नीतीश जो है वो ना टूटने पाए, क्योंकि अगर नीतीश टूटते हैं तो फिर एनडीए बिखर जाएगा पूरी तरीके से। तो आखिरी समय तक नीतीश की मान मनोबल पुचकार जारी रहेगी, भरोसा दिलाया जाता रहेगा कि आपको बनाया जाएगा, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है बनने की तो बनाया नहीं जाएगा। इस पर बीजेपी काम कर रही है। अब ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो इसको कितना गंभीरता से लेते हैं और बीजेपी की रणनीति उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। समीर जी जी बिल्कुल। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है और इस जयंती का भी राजनीतिकरण जमकर किया जा रहा है। श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम, श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके जन्म दिवस के मौके पर उसके पहले से ही श्रद्धांजलि के कार्यक्रम तैयार कर रखे हैं, उसको देखते हुए ये बात साबित हो जाती है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को लेकर पार्टी घिरी हुई है, उसका खतरा उसको अभी तक कैसे दिखाई पड़ रहा है। सफाई देने की कोशिश वो बार बार कर रही है, लेकिन ये सफाई जहां वो देना चाहती है उन तक शायद पहुंच नहीं पा रही है। इसीलिए वो इस तरह के कार्यक्रम उसने पहले से ही आयोजित किए और आज देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जगह जगह श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेता ऐसे हैं। तो ये हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये किया जा रहा है, लेकिन इसका पूरी तरह से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जिस तरह से कहा था, वो मुद्दा और संविधान पर पार्टी कैसे घिरी हुई है, ये दोनों ही चीजें उसके ऊपर ये दबाव डाल रही हैं कि इसका वो दिखावा करे। और ये दिखावा करने के आरोप लग भी रहे हैं, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि जन्म दिवस आज है, लेकिन ये कार्यक्रम पिछले 3-4 दिन पहले से ही शुरू हो चुके हैं। हाँ, पिछले 3-4 दिन पहले से शुरू हो चुके हैं ये कार्यक्रम, और ये बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी भक्त वही है और गोलवरकर और हेडगेवार को जो है वो छोड़ दिया है बीजेपी ने। अब अगर आप सावरकर, हेडगेवार और गोलवरकर के अनुयायी हैं तो आप डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों विपरीत ध्रुव हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े ध्रुव हैं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो यानी सत्ता के लिए समीर जी भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे जा सकती है, ये एक तरीके से उसका वो प्रकटीकरण कर रही है। अब जो कार्यक्रम हो रहा है, अब इस कार्यक्रम में एक साथ जो है आप देखिए हमारे सामने चल रहा है कि किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल वो किस तरीके से आगे बढ़कर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी का जो है वो अभिवादन करते हैं, और एक साथ जो है वो रेखा गुप्ता और राहुल गांधी एक सीट पर मतलब एक ही रो में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक दृश्य आप कह सकते हैं कि भाई तमाम वैचारिक कटुताओं के बावजूद अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है किसी राष्ट्र नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उसमें वो कटुताएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कटुता दिखाई पड़ रही है, आपकी असली मंशा क्या है। आपको याद होगा कि अमित शाह ने जिस तरीके से संसद में कहा था बार बार कि एक वो फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था और कांग्रेस ने कहा था कि इनका जो है इस्तीफा होना चाहिए या ये माफ़ी मांगे। आज तक अमित शाह ने ना तो इस मसले पर माफ़ी मांगी है और ना अपना इस्तीफा दिया है, और ये मांग अभी भी जारी है। और आज अभी तक कम से कम मैंने नहीं देखा कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को कहीं जाकर कोई श्रद्धांजलि दी हो। लेकिन मोदी जी जो है वो सुबह से ही अंबेडकर 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 करने लगे। अब पता नहीं जो अमित शाह ने कहा था कि एक फैशन बन गया है, तो मोदी जी के लिए वो फैशन है या क्या है। लेकिन अगर मोदी जी के लिए फैशन नहीं है तो मोदी जी को कहना चाहिए कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, उसी तरीके से क्या मोदी जी भी उस के साथ खड़े हुए हैं बाबा साहब के इन सिद्धांतों के साथ। ये उनको मुझे लगता है कि कम से कम बताना चाहिए समीर जी। बिल्कुल। और उस जो गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था उसको भी हम सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से मखौल उन्होंने उड़ाया था, आज जिस तरह से, आज ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिनों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का जो तांता लगा रखा है बीजेपी के नेताओं ने, लगातार उसकी तस्वीरें वो डाल रहे हैं, वो सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? क्या वो अमित शाह के उस बयान को पुष्ट करती नहीं दिखाई पड़ रही हैं? तो क्या जैसा कह रहे हैं अमलेंदु जी की माना जाए कि बीजेपी के तमाम नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरह से कर रहे हैं और उसी का मखौल उड़ाया था गृह मंत्री अमित शाह ने। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बातें कही हैं, उसको सुनते हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता
श्रद्धांजलि दे भी रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि देने से ज्यादा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ वो भी उस श्रद्धांजलि में शामिल रहे हैं। पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर को लेकर, लेकिन और भी नेताओं को सुनेंगे बीजेपी के, और फिर गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को भी देखेंगे, सुनेंगे उन्होंने कहा क्या था। तो पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं। तो इसका मतलब अमलेंदु जी, जो वो बयान था और उसके नुकसान की जो आशंका है वो आशंका बीजेपी को बनी, और आपको याद होगा कि बीजेपी के तमाम नेता विपक्ष के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट ये लाने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने संविधान का अपमान कर दिया, बाबा साहब का अपमान कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश करते हैं और ऐसी जगह लाने की कोशिश करते हैं कि साहब संविधान के अब सबसे बड़े हिमायती जो हैं ये बीजेपी वाले ही हैं और बाबा साहब के सबसे बड़े हिमायती अब यही हैं, बीजेपी वाले हैं, ये बताने की अब कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल वही उठता है और विपक्ष पूछ भी रहा है कि भाई अगर आप बाबा साहब के इतने बड़े हिमायती हैं तो बाबा साहब का जो कलेक्टिव वर्क्स है, जो उनका तमाम भाषण उनका लेखन है, उससे आपकी कितनी सहमति है ये भी बताना चाहिए। और अगर उससे आपकी सहमति है तो फिर क्या आपकी हेडगेवार और गोलवलकर और सावरकर के साथ सहमति नहीं है, क्योंकि अलग अलग विपरीत ध्रुव हैं एक तरीके से। तो इस पे बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन चूंकि जिस तरीके से राष्ट्र के नायकों को वोट के एटीएम में बदलने की बीजेपी कोशिश करती है, उसी कोशिश के तहत करने की कोशिश की है। यानी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगा देंगे लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को नहीं मानेंगे, महात्मा गांधी का चश्मा ले लेंगे लेकिन महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मानेंगे। तो ये जो रणनीति है, सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा लगा देंगे लेकिन सरदार पटेल के विचारों को नहीं मानेंगे। तो ये जिस तरीके से करना चाहती है, तो प्रतीकों में जो घिरना चाहती है, इसमें असल में दिक्कत क्या है कि बीजेपी के पास अपना कोई महापुरुष है नहीं, कोई इस कद का उनका नेता नहीं है कि जो डॉक्टर अंबेडकर के या महात्मा गांधी के या पंडित नेहरू के या सरदार पटेल के बराबर भी खड़ा हो सके या लोहिया और जयप्रकाश के बराबर भी खड़ा हो सके। तो इसलिए जो इन्हें उधार तो दूसरों के लोग देने हैं लेकिन एजेंडा अपना चलाना है और उनकी पीठ पर लदना है। तो ये एक तरीके से बीजेपी कोशिश करती है। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को भी सुनाएंगे, दिखाएंगे जो राज्यसभा में उन्होंने दिया था, मखौल उड़ाया था, और उसके बाद जबरदस्त विरोध हुआ था, उनसे इस्तीफे की मांग हुई थी और माफी मांगने की मांग हुई थी। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। साथियों, इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी।
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे थे, संविधान निर्माता। और संविधान को लेकर अभी 2 दिन पहले ही किस तरीके से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है राज्यपाल को लेकर, तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर कि किस तरह से उन्होंने वहां पर संवैधानिक जो उनकी जिम्मेदारी है उसका कैसे उन्होंने निर्वहन किया है, उनके कामों को, उनके कृत्यों को अवैध ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद भी तमाम अपने बयानों से तमिलनाडु के राज्यपाल ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, वो वही करेंगे जो उनको करना है। और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं संविधान की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की, और उसको पूरा किया ये भी वो बता रहे हैं वहां पर हरियाणा के लोगों से। अमलेंदु जी, हाँ, और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के 70 साल में 74 हवाई अड्डे थे और अब 150 से ऊपर पहुंच चुके हैं। और अब सारी दुनिया जो है, मतलब सारा भारत जो 140 करोड़ लोग जो हैं वो अब हवाई जहाज से ही यात्रा कर रहे हैं। हमारा आप तो फालतू में जो है ट्रेनों से यात्रा करते हैं समीर जी, सब जो है हवाई जहाज से ही कर रहे हैं। ये मोदी जी ने बताया है। बहुत सस्ती हो गई हैं हवाई यात्राएं, ट्रेन से सस्ती हो गई हैं, बस से भी सस्ती हो गई हैं, साइकिल से भी सस्ती हो गई हैं। ये मोदी जी बता रहे हैं कि हवाई यात्राएं बहुत सस्ती हो गई हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि जो हवाई अड्डे बने उनमें से कितने अडानी को दे दिए गए हैं। ये भी बता देते तो देश के ऊपर बड़ा उपकार होता, परोपकार होता। और कितने हवाई अड्डे और दिए जाने अडानी को, ये भी बता देते तो देश के ऊपर ये बहुत बड़ा कल्याण होता। लेकिन कुल मिलाकर बात यह समीर जी कि क्या डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था, डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे, हिंदू कोड बिल पर जिस तरीके से आरएसएस और हिंदू महासभा ने डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, और यही बात जो है कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब देते हुए। तो सुनेंगे भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। तो यही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो सुधार लाए, आज अगर महिलाओं को अधिकार है, समझिए डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे, ये समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को जो अधिकार दिए, डॉक्टर अंबेडकर ने जो श्रम संहिताएं बनाई, वो जिस तरीके श्रमिकों को दिया और तमाम समाज के वर्गों के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात की जो संविधान बना और संविधान के जरिए जो मताधिकार दिया गया हर एक नागरिक को, वो सबसे बड़ी ताकत जो इस संविधान की और इस लोकतंत्र की है। भारतीय जनता पार्टी उसी ताकत को छीनना चाहती है, ये एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो सुनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जिस तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान का जो विपक्ष आरोप लगाता है कि संविधान का कैसे मखौल उड़ाया जा रहा है, जगह जगह संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। और विपक्ष ही नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहा है, ऐसे फैसले दे रहा है और उनमें बता रहा है कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों को धता बताया जा रहा है। तो सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, और सरकार उनके संविधान को किस तरीके से उसका मखौल उड़ा रही है उस पर भी। सर, प्रधानमंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी को अटैक करते हुए, आप लोगों को अटैक करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको इंसल्ट किया और वो 2 बार इलेक्शन हार रहे, और कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ वेपन यूज कर रही है वोट बैंक के लिए। कैसे देखते? ये देखो, मैं कहना चाहता हूँ, इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए, और उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध शेड्यूल कास्ट बन गया, अछूत बन गया, और शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट बने, ये नहीं बोले वो, लेकिन उल्टा क्या बोले कि ये बुद्धा को ये लोग शेड्यूल कास्ट बना दिए, महार बना दिए, अछूत बना दिए। ये कहने वालों को क्या हक है? और दूसरी चीज 2 बार हराने की बात करते हैं, और उसमें हराने वाले ये लोग हैं। उनकी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी थी, और ये हिंदू महासभा और ये लोग तो उनके खिलाफ थे बाबा साहब अम्बेडकर के। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं
आप इसको देखना चाहिए। बहुत से लोग, ये देखो उनकी हैंड राइटिंग है बाबा साहब की, बाबा साहब की खुद की हैंड राइटिंग है। क्या है कि माय डियर कमलाकांत चितले, ये उन्होंने खुद अपने इतने सुंदर हैंड राइटिंग से लिखा है और उन्होंने कहा है कि अपना आई ऑल्सो एग्री। देखिए ये क्या, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना सम्मान देते हैं, किस तरीके से उनका संविधान उन्होंने जो बनाया है उस संविधान का कितना सम्मान करते हैं, ये बता रहे हैं बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के नेताओं को कि पूरी की पूरी उनकी जो लीगेसी है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए गए संविधान के विरोध पर ही टिकी हुई है। लेकिन अब वो सबसे बड़ा अपने को हितैषी बताते हैं और संविधान का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। उसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया गया वो बयान है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बयान देते समय उनकी भाव भंगिमा क्या थी। एक बार सुनेंगे उस बयान को जो राज्यसभा में उन्होंने कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक दलों के अलावा तमाम दलित संगठनों ने भी उनके इस्तीफे की मांग की, उनसे माफ़ी मांगने की भी मांग की, लेकिन ना तो माफ़ी मांगी गई है और इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक बार सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्या था राज्यसभा में। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सीधे तौर पर वो बता रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना वो क्या किस तरह से है, कितना प्रासंगिक है, नहीं है, वो फैशन बन गया है और वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। इतना नाम लेना चाहिए भगवान का नाम लेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, जो चीजें हैं। उसके बाद ये लगातार श्रद्धांजलियों का दौर चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जो एनिवर्सरी है, ये उनका जो जन्मदिन है वो है, लेकिन पिछले 3-4 दिन पहले से ही उनको श्रद्धांजलि देने का काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। इसको किस तरीके से देखा जाए अमलेंदु जी? और जो लगातार मांग हुई थी, कई दिनों तक संसद स्थगित रही, उस पर कोई चर्चा नहीं होने पाई, कोई कामकाज नहीं होने पाया, लेकिन ना तो माफी मांगी गई और ना ही खंडन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के बयान का प्रधानमंत्री की ओर से या फिर उन्हीं की ओर से। हाँ, एक तो इस बीच से समीर जी एक जानकारी और देने अपने दर्शकों को कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का जो कहना है कि प्रधानमंत्री आज सेंट्रल हॉल नहीं पहुंचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो क्या कहा है उन्होंने, पहले आप वो बता दें तो मुझे लगता है फिर आगे हम चर्चा करेंगे। इसको कांग्रेस ने अपने जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं था कि वो संसद के सेंट्रल हॉल में आकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे सकें। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां भारत के संविधान को अपनाया गया था। ये बड़ा सवाल उठाया है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर या उनका जो उनके जो डेथ एनिवर्सरी होती है उस पर वहां सेंट्रल हॉल में जाकर ये परंपरा रही है कि तमाम नेता उनको वहां श्रद्धांजलि देते हैं, प्रधानमंत्री भी देते हैं और ये बहुत सारे नेताओं के जो चित्र लगे हुए हैं सेंट्रल हॉल में उनके उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे हैं। हरियाणा में जो अभी हमने उनका बयान सुना, जो भाषण वो दे रहे थे एक रैली में, कार्यक्रम में, वहां वो जरूर बोल रहे थे लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं गए और इसको लेकर सवाल उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। हाँ, इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आप सारी दुनिया में घूमते फिर रहे हैं और वोटों का जुगाड़ करते फिर रहे हैं, लेकिन आपको सेंट्रल हॉल में आकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए समय नहीं है। यानी कि आप अंबेडकर तो कर रहे हैं, तो आप फैशन में कर रहे हैं, जैसा कि
अमित शाह ने कहे थे। तो हो सकता है वो मोदी जी को देखकर ही अमित शाह ने कहा हो कि भाई अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, तो फैशन जो है कर रहे हैं मोदी जी। वैसे भी फैशनेबल व्यक्ति हैं, कहा जाता है प्रधानमंत्री को परिधान मंत्री लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि परिधान मंत्री दिन में 10 परिधान बदलते हैं, तो एक परिधान ये भी है अम्बेडकर फैशन बन गया है, तो फैशन अपना कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो एक तरीके से उठ रहे हैं। लेकिन समीर जी, ये अब जो भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति हो, जो भी हो, लेकिन सवाल तो निश्चित तौर पे खड़े हो ही गए हैं प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर कि वो कितना अम्बेडकर को मानते हैं और कितना अम्बेडकर को जानते हैं, दोनों बातें। तो अगर अम्बेडकर को आप जानते हैं तभी आप अम्बेडकर को मानेंगे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर को जानती तो है कि डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत क्या हैं और वो किस तरीके से हेडगेवार और गोलवलकर और सावरकर के विचारों के खिलाफ हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनको मानती नहीं है, लेकिन पूजा करती है ताकि डॉक्टर अम्बेडकर को वोटों के एटीएम में बदला जा सके। जी बिल्कुल, ये आरोप भी लगते हैं कि वोटों के लिए उनको याद किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उनको याद करती है लेकिन उनकी नीतियों पर नहीं चलती है, और यहाँ तक कि उनके बनाए संविधान पर भी नहीं चलती है, और संविधान का लगातार उल्लंघन होता है। जिस तरीके से अभी ताजा तरीन मामला है, वक्फ संशोधन कानून बनाया गया है, उस पर यह सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि वो संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, पूरी तरह से उनका उल्लंघन किया गया है, और इन्हीं आधार पर उनको चुनौती भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो लेकिन बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के, अच्छा एक बात और भी है अमलेंदु जी की इससे पहले हम लोगों ने नहीं देखा था, जब से ये गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान हमने सुनवाया है, और यही नहीं, लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई थी उसका उसे नुकसान भी उठाना पड़ा। इन सब के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि देना और उसको दिखावा करना, यह टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस बार जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग नेता कर रहे हैं और वो अलग अलग चैनलों पर प्रसारित करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि वो चीजें दिखाई पड़े कि कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने, और काफ़ी मुखर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर। कानून मंत्रालय भी उनके पास रहा है, ये अलग बात है कि बाद में कानून मंत्रालय से उनको हटा दिया गया था, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, और अब मंत्री नहीं है लेकिन पहले रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है और कुछ कहा भी है। एक बार सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद को। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। हृदय से उनके प्रति उद्गार, भारत के संविधान के शिल्पकर्ता, सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता जिनकी प्रेरणा आज तक है, तो उनको बहुत प्रणाम करता हूं आदर के साथ। मेहुल चौकसी गिरफ्तारी होनी ही थी, कब तक बचते, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी को छोड़ती नहीं है। बंगाल में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में वायलेंस कंटिन्यू है, मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है, और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की फोर्स पहुंची तो कुछ लोग की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। ममता जी ने उनके आंसू पोंछने का क्या काम किया है? वोट बैंक। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते तमाम नेताओं की तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। यानी अमित शाह ने राज्यसभा में जो बात कही थी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए ये बात कही थी, ऐसा दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही प्रतीत होता है। मोदी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि अमित शाह ने अपनी पार्टी के लोगों के लिए कहा था, तो इसलिए विपक्ष को उनके इस्तीफे की मांग करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के लिए नहीं, अपने नेताओं के लिए कहा था, बीजेपी के नेताओं के लिए कहा था कि उनके लिए अंबेडकर एक फैशन हो गया है। तो ये अमित शाह ने इस तरीके से कहा था, ऐसा लगता है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बाबा साहब को याद किया है समीर जी, और उन्होंने कहा है कि मतलब जो शिक्षित बनो, जो संगठित बनो, जो उनका नारा था एक तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का, उसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। ये सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, पीडीए को लेकर कि पिछड़ा
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर उनका एक नारा चल रहा है और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसको पेश कर रही है या उनको याद कर रही है, बहुत सारी बातें कही हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से याद कर रहे हैं। की जयंती पर याद करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हथियार हमें दिया है संविधान का, जिस संविधान से हमें आगे चलने का सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ और एक दिशा देने का काम करता है। ये संविधान ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वालों के लिए संजीवनी है। ये संविधान ही हमारी ढाल है। संविधान हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमारे आरक्षण और हमारे संविधान को हम सब पीढ़ी परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को किस तरीके से उस पर अमल किया जाए, ये सारी बातें अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और उनको याद किया जा रहा है। लेकिन जब बीजेपी के नेता तमाम जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं और सब लोग अपनी तमाम नेता ये तस्वीरें अपनी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तब लोगों को गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा का वो बयान ज़रूर याद आ रहा है। और एक बार हम उस बयान को फिर से सुनाएंगे और विपक्ष भी ये कह रहा है कि आखिर फिर ये बयान किसके लिए दिया गया है। तो आपका जो दिखाने का एक किसी के प्रति सम्मान वास्तव में क्या है वो अलग है और दिखाने वाला अलग है। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को एक बार फिर सुनते हैं जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये उनका ये बयान था जिसपे ज़बरदस्त गुस्सा लोगों को, तमाम दलित संगठनों ने माफ़ी मांगने की मांग की, इस्तीफे की मांग की, हालांकि हुआ नहीं। लेकिन अब उनके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से बीजेपी के ही नेता याद कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल याद कर रहे हैं और दिखा रहे हैं और अंबेडकर 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 कर भी रहे हैं जी। और इस बीच जो है समीर जी, खबरें ये और भी बहुत सारी चल रही हैं और लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था उसको एक तरीके से चरितार्थ करती हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। और आज तो लगता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर में हो गई है और जल्दी ही उनका भगवा ध्वज जो है उसको शायद वो नीला कर लेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अब ये उनका मसला है कि कौन किसका, किसी की किसी में भी कोई श्रद्धा हो सकती है, कभी भी श्रद्धा बदल सकती है। खैर इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है ये किसी भी तरीके से। लेकिन जो अमित शाह जी ने कहा था संसद में, ये अब स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बीजेपी जो कर रही है क्या उसी के अनुसार कर रही है जो उन्होंने कहा था और अमित शाह जी ने क्या बीजेपी के लिए कहा था। ये तो कम से कम एक बार स्पष्ट कर ही देना चाहिए, वरना इतना अंबेडकर क्यों कर रहे हैं मोदी जी से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन इधर समीर जी, खबर ये है कि कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की बैठक होनी है, उसको लेकर मनोज झा ने काफ़ी कुछ कहा है कि ये बैठक क्यों हो रही है। जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि गठबंधन को लेकर कितनी सीट शेयरिंग होगी, इस सारी बातों को लेकर उस पर चर्चा होगी, उसके बाद फिर महागठबंधन की बैठक में होगी। तो मनोज
कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी है। तो सुनते हैं क्या कहा है। और बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा ही रही है, खासकर एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर एक कल बैठक होनी है, उसके बाद पटना में उस पर कुछ फैसला होना है। आरजेडी के नेता मनोज झा को सुन लेते हैं क्या कहा है राहुल गांधी और तेजस्वी की बैठक को लेकर। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच गठबंधन में आप लोगों को चुनाव लड़ना है। कल तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष से दिल्ली में उनके आवास पर होना है। किन रणनीतियों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी? अव्वल तो यह औपचारिक बैठक है और जाहिर है कि एक लंबे अरसे से, मतलब अगर कांग्रेस के एलाइज को देखें तो राष्ट्रीय जनता दल ओल्डेस्ट एलाई है एज ऑफ नाउ। तो जाहिर है कि इस औपचारिक बैठक में एक पूरे परिदृश्य पर बात होगी और जो कुछ मीडिया में आप देख रहे हैं वो लगभग आधारहीन है। ये बैठक शेड्यूल की गई है एक पूरे बिहार के पूरे संदर्भ को देखते हुए, और चूंकि चुनाव अब तकरीबन 6-8 महीने दूर है तो उस पर बात होगी 6 महीने दूर। तो मनोज झा कह रहे हैं कि वहाँ जो कोई इंडिया गठबंधन के भीतर कोई दिक्कत नहीं है और सीट शेयरिंग का मसला क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग का मसला तो एनडीए गठबंधन के भीतर भी क्लियर हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर नीतीश कुमार पहले कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है पहले वो क्लियर कर लिया जाए, यानी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा वो क्लियर कर लिया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करने नहीं जा रही है कि जब चुनाव जीतेंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एनडीए गठबंधन इस स्वरूप में कितना बना रह जाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब जीतन राम मांझी भी मैदान में उतर आए हैं। हाँ, जीतन राम मांझी मैदान में उतर आए हैं और खुलकर एक तरीके से कहा जाए जीतन राम मांझी ने बगावत के सुर कर दिए और यहाँ तक कह दिया है कि बीजेपी मतलब धोखा दे रही है और पहले भी उनको धोखा दिया गया लोकसभा चुनाव में और फिर जो है वो धोखा दे रही है। इधर जेडीयू की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं बीजेपी को जवाब देने की। हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से नीतीश कुमार के जो सरकारी पोस्टर जारी हो रहे हैं उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं, उन पोस्टों पर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। और जो उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो कह रहे हैं कि दिल्ली को चौंका देंगे 2025 में। क्या चौंकाएंगे इस पर जानकारी देंगे जी अविनाश जी हमारे साथी हैं न्यूज रूम में और वो बताएंगे कि क्या कहा है और क्या चल रहा है एनडीए गठबंधन के भीतर, किस तरीके से चल रहा है। कुछ लोग खुलेआम बता रहे हैं और कुछ नीतीश कुमार की तरह कि धीरे धीरे बता सब कुछ रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, पिछले 2 दिन से जैसे 12 तारीख को एनडीए की बैठक हुई थी पटना में, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे केंद्रीय कृषि मंत्री, और उस बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे जबकि वो बैठक पटना में ही एनडीए की बुलाई गई थी। ललन सिंह और जो संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये पहुंचे थे और उन्होंने उस बैठक में सीधा एक बात रखी थी कि पहले आप ये बताइए चुनाव में अपना सीएम फेस कौन होगा। बोले ये तो क्लियर है कि नीतीश कुमार को ही सीएम फेस घोषित किया जाना है, तो बोले उसमें देरी क्यों की जा रही है जब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, वही चेहरा है और 20 साल से वही सरकार चला रहे हैं। बोले आप देर मत कीजिए, तुरंत ही फैसला लीजिए इस चीज़ के ऊपर कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार होंगे। बोले उसके बाद ही हम सीट बंटवारे को लेकर जो सीट शेयरिंग की बात है उसके बाद इस चीज़ पर चर्चा की जाए। तो क्यों उसके बाद सम्राट चौधरी का जो उस तरीके का बयान भी आया था कि भाई नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की तरफ से वो बयान नहीं आया। मतलब बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार लटकाए रखना चाहता है। और उसके बाद अब जिस तरीके से संजय झा का बयान अगले दिन दूसरे दिन तो उनका जो दूसरा बयान आता है जिसमें उनका कहना है कि हम दिल्ली को चौंका देंगे और नीतीश कुमार दिल्ली को कई बार चौंका चुके हैं। तो इसके मायने क्या हैं? कई बार चौंकाने का मतलब उन्होंने कई बार पाला बदला है। जब भी दिल्ली सोचता है कि नीतीश कुमार साथ में उनको कमजोर करके उनकी कुर्सी छीनने की जब भी कोशिश की गई है तब नीतीश कुमार ने दिल्ली को चौंकाया और पाला बदल गए हैं। तो क्या संजय झा एक तरीके से बीजेपी हाईकमान को बता रहे हैं कि अगर अब देर की गई तो एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं? तो इसको लेकर उसके बाद से जिस तरीके के बयान, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो लगातार ये बयान आ रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन एक चीज और भी है ना कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं, बिहार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन यहां आकर बीजेपी के नेता कह देते हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री।
हाँ बिल्कुल, जिस तरीके का बयान नायब सिंह सैनी का आया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब तक तो बात जो बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी बिहार के अंदर कि जो बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का बयान अब बिहार के बाहर के नेताओं की तरफ से आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है नायब सिंह सैनी सीएम है, बिहार में बाकी के जो नेता जो बयान दे रहे हैं वो नीतीश कुमार के अंडर में काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो शख्स नीतीश कुमार के अंडर में काम कर रहा है तो वो तो नीतीश को सीधे सीधे चुनौती नहीं देगा। जिस तरीके के बयान नायब सिंह सैनी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खास कहे जाते हैं और इसीलिए वो सीएम बन पाए हैं, तो उनका जो बयान आया है कि चुनाव जो बीजेपी बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी, तो चुनाव नेतृत्व में उनके जीतेगी तो जाहिर सी बात है कि सीएम भी वही बनेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव जीती थी, जबकि यह कहा गया था कि एनडीए का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो क्या हुआ, एकनाथ शिंदे कोने में कर दिए गए। उनसे कहा गया कि भाई डिप्टी सीएम बनना हो तो बन जाइए, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुमत है, आपको सरकार में शामिल होना है या नहीं होना है आप फैसला कर लीजिए, हम तो अपना सीएम बना रहे हैं। एकनाथ शिंदे कुछ दिनों तक रूठे जरूर रहे, लेकिन बाद में उनको मानना ही पड़ गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से साफ साफ संकेत था कि आप। एक चीज और है अविनाश जी कि इसको नीतीश कुमार के लिए वो संभावना भी बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है कि वो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि नीतीश कुमार बनेंगे भी नहीं, लेकिन बीजेपी उनको बनाएगी, इसका भी वो संकेत नहीं दे रही है। नहीं बिल्कुल, नीतीश कुमार यदि सीएम नहीं बनते हैं तो ये तो तय मान के चलिएगा कि वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे। बीजेपी की पहली कोशिश तो यही हो रही है कि नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दिया जाए कि वो खुद ही एक तरीके से सत्ता छोड़ के चलते बने। और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं एनडीए के अंदर से, चाहे जीतन राम मांझी का बयान हो, जीतन राम मांझी 40 सीट 35 सीट जो दावेदारी कर रहे हैं और कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, वो अमूमन उन्हीं सीट पर दावेदारी कर रहे हैं जो नीतीश कुमार की सीट है। पिछली बार भी नीतीश कुमार ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीटें दी थी, और जाहिर सी बात है जीतन राम मांझी का जो बयान है कि भाई बीजेपी ने हमको धोखा दिया पिछली बार, और इस बार हम यदि ये धोखा दिया गया तो हम उनको अपनी औकात बता देंगे। जिस तरीके का वो एक तरीके से बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि यही माना जा सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का काम चल रहा है वहां पर, क्योंकि जीतन राम मांझी को ही पता है कि बीजेपी गठबंधन में उनको डबल फिगर में भी सीटें देने वाली नहीं है, और जाहिर सी बात है कि वो केंद्र का मंत्री पद भी संभवतः इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यदि महागठबंधन की तरफ से बड़ा ऑफर आता है, ये 30-35 सीटों का ऑफर आता है, तब शायद वो एनडीए छोड़ें। लेकिन जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, वो माना जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये बयान दिए जा रहे हैं ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि नीतीश कुमार जितनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनके जेडीयू के कमजोर होने की उतनी ही एक तरीके से स्थिति बनती चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी कह रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी ऐसा नहीं है कि कोई एक मत हो किसी एक नेता पर, वहां भी बहुत सारे फ्रंट बने हुए हैं। अभी अमलेंदु जी भी उसकी चर्चा कर रहे थे। तो ये बीजेपी के लिए एक संकट ये भी है कि ना तो वो अपनी पार्टी के किसी को उम्मीदवार घोषित कर पा रही है और ना ही नीतीश कुमार को घोषित कर पा रही है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उसकी बिहार में उसकी अपनी पार्टी में भी टूट का खतरा है। हाँ, ये तो सीधा सीधा है कि बिहार बीजेपी के अंदर कोई नेतृत्व पिछले 20 साल से, जब से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, बिहार बीजेपी में कोई नेतृत्व उभर के सामने आया ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली है, उसके बाद से तो राज्य के जो नेतृत्व है वो वैसे ही कमजोर कर दिया गया है। हर चुनाव नरेंद्र मोदी के फेस पर एक तरीके से लड़ा जा रहा है, और उसके बाद चुनाव यदि बीजेपी जीत जाती है तो यही पता नहीं होता कि जो सीएम बना हुआ है उसी को रिपीट किया जाएगा कि नया चेहरा बिठा दिया जाएगा। तो इस चक्कर में, क्योंकि अब यही स्थिति, क्योंकि यदि बिहार में बीजेपी को सीएम पद मिल जाता है तो बीजेपी के नेताओं को पता है कि किसका भाग्य खुल जाए, तो इसलिए वहां कई दावेदार पैदा हो गए हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को टिकट दिलवा दिया जाए, और दूसरा जो उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाएं गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बाद में तय होगा कि भाई कौन जीता कौन आ रहा। लेकिन पहली कोशिश तो यही हो रही है कि अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे दिया जाए, और इसी चक्कर में बीजेपी के अंदर भी टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लगातार कई नेताओं में चल रहा है कि भाई सीएम पद को यदि आता है तो चाहे सम्राट चौधरी का मामला हो, चाहे विजय सिन्हा हो, या बाकी के भी नेता हो, उनको यही लग रहा है कि शायद जातिगत से समीकरण की स्थिति बने तो शायद उन्हें सीएम पद मिल जाए। तो इसलिए बीजेपी के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और बाकी का तो जो केंद्रीय हाईकमान है, क्योंकि हाईकमान का ही फैसला वहां लागू होगा। वहां के जो लोकल लीडर क्या बोल रहे हैं उनको ही पता है कि उनके बयान के ज्यादा महत्व नहीं है। जी बिल्कुल। तो पार्टियों के भी, गठबंधन के भीतर ही नहीं, पार्टियों के भीतर भी तमाम मोर्चे बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और बीजेपी में भी तमाम मोर्चे बने हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तो वक्फ संशोधन कानून के बाद जिस तरह से बिखराव की स्थिति वहां दिखाई पड़ रही है, वो बंद ही नहीं हुई है, रुकी नहीं है। और बीजेपी में भी
कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी एक नेता के नाम पर कोई सहमति हो, स्वीकृति हो। वहाँ भी कई मोर्चे बने हुए हैं। तो एनडीए के भीतर और एनडीए की जो पार्टियां हैं उनके भीतर भी टकराव बना हुआ है। सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक उस पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है। चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा करिए, उसके बाद सीट शेयरिंग पर तो बात हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस पर सीट शेयरिंग पर बात हो जाएगी। मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पहले इस पर स्पष्टीकरण हो। यही नीतीश कुमार चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार किसी भी तरीके से अपना भविष्य एकनाथ शिंदे जैसा होने देना नहीं चाहते, ये साफ तौर पर नीतीश कुमार कह रहे हैं। चूंकि वो नीतीश कुमार को लगता है कि बीजेपी करेगी वही जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ किया, और अगर चुनाव जीत जाएंगे तो फिर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और नीतीश कुमार बेइज्जत होकर जो है मुख्यमंत्री के पद से उतरना नहीं चाहते हैं। ये है एक तरीके से कि अंतिम समय जो है नीतीश कुमार का वो बेइज्जत होकर ना उतरना पड़े, तो नीतीश कुमार वो सिक्योर करना चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भले ही बाद में जाकर नीतीश कुमार खुद इस्तीफा दें या कुछ करें, वो अलग मसला है, लेकिन सरकार बनती है तो बनाना नीतीश कुमार को ही पड़ेगा। ये गारंटी नीतीश कुमार चाहते हैं और सारा मसला इसी पर अटका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। लाडला मुख्यमंत्री तो कह दिया, जन्मदिन पर बधाई दी, तो ये भी कह दिया कि आपके नेतृत्व में 19 वर्षों तक बिहार ने बहुत काम किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि आगे भी आपके नेतृत्व में बिहार काम करेगा। तो यानी नरेंद्र मोदी ने भी कोई संकेत नहीं दिया है कि आपको आगे भी जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें सामने आ रही, तो नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर बहुत सधे हुए कदम उठा रहे हैं। तो जो उनके बारे में बातें की जा रही थी कि साहब उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आरोप ये है कि इस तरीके की खबरें भी बीजेपी की तरफ से ज़्यादा फैलाई जा रही थी, तो ये इसका मतलब कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसीलिए तो अमलेंदु जी तेजस्वी कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो हो रहा है वो तो छोड़िए, जो बीजेपी के नेताओं को यहां से दिल्ली से मुख्यमंत्री किसी को घोषित किया जा रहा है, वो उनकी पार्टी के भीतर क्या कुछ हो रहा है वो मायने रखता है। एक बार सुनते हैं तेजस्वी यादव का वो बयान, बहुत ही महत्वपूर्ण है और दिखा रहा है कि पार्टी के भीतर क्या है, और नीतीश कुमार की निगाह उस पर भी है। तो पहले सुन लेते हैं तेजस्वी ने क्या कहा है बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है उसे लेकर। सम्राट के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएगा, उन्होंने नया सहनी ने कहा है, और सम्राट सीएम बनेंगे। भाई बीजेपी में कौन नहीं सीएम बनेगा ये तो बता दो। काहे आप लोग झगड़ा लगवा रहे हैं उन लोगों में? 2 दिन बाद दूसरा नाम आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग आपस में नूरा कुश्ती लोग करते रहे। सीएम इस बार खटारा गाड़ी जो है, जो इंडिया की खटारा गाड़ी, इस बार बिहार की जनता जो है नए गाड़ी पे सवार करने जा रही है। महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने जा रही है, और कोई मतलब नहीं। संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी, हम लोग खड़े हैं, कोई हाथ तो लगा के देखें। तो बीजेपी के भीतर कई मोर्चे हैं, कई दावेदार हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल मामला नीतीश कुमार पर ही अटका है। बीजेपी इस दुविधा में भी है कि वो अपनी पार्टी में किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे। वो नहीं कर सकती है, चुनाव उसको नीतीश कुमार के ही नाम पर लड़ना है, लेकिन ये भी उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसके बाद वो नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी। इसीलिए एनडीए के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने से वो हिचक रही है, और अब ये संकेत देने लगी है कि ये साफ है कि वो बनाने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये साफ एक तरीके से कर रही है बीजेपी। और नायब सिंह सैनी अगर बोल रहे हैं समीर जी, तो बिना केंद्रीय नेतृत्व के उसके थोड़ी बोल रहे होंगे। फ्रिंज एलिमेंट तो है नहीं बीजेपी के, बिल्कुल। और अगर फ्रिंज एलिमेंट है तो बीजेपी का ही फ्रिंज एलिमेंट है। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खंडन करेंगे उनके बयान का कि नहीं है। तो ये इसका मतलब सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे के बयान का भी किसी ने खंडन नहीं किया, खंडन नहीं किया। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी खंडन नहीं किया है। हाँ कि वो नहीं है, हाँ कि वो प्रधानमंत्री नहीं बने। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बैठे थे एनडीए के एक और नेता, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और संघर्ष ये काफ़ी ज़्यादा अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एनडीए में जो है वो एक तरह से कहा जाए खुली बगावत अब देखने को मिल रही है। जीतन राम मांझी ने झंडा उठा लिया है, जल्द ही
हो सकता है नीतीश कुमार भी बगावत का झंडा उठा लें। जी बिल्कुल। तो एनडीए के भीतर बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो दिखा रहा है कि एनडीए के जो घटक दल है उनके भीतर जबरदस्त द्वंद्व है और कौन किसको सीट शेयरिंग का मुद्दा एक फंसा हुआ है। चूंकि जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, एलजेपी हो, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश में हैं। और जीतन राम मांझी ने जिस तरह से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है तो उन्होंने अपने तेवर एक बार फिर दिखाए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को झुकाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक आईना दिखाया है नीतीश कुमार को भी कि वादा खिलाफी में भारतीय जनता पार्टी कितनी माहिर है। क्या होता है आगे, इस पर रहेंगी हमारी निगाहें। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।